दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयकर विभाग ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर पर छापा मारा, जिसमें उसे करोड़ों की रकम बरामद हुई। ये कार्रवाई यूपी कैडर के डीजी रैंक के रिटायर्ड अफसर राम नारायण सिंह के घर पर 3 दिन से जारी है, जिसके बेसमेंट में बने 3 लॉकर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 करोड़ 77 लाख रुपए कैश बरामद हुए। वहां से इतनी बड़ी रकम मिलते ही हलचल बढ़ गई और इस कार्रवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अफसर ने घर के बाहर से अपनी नेम प्लेट हटा ली, क्योंकि उनके घर के बेसमेंट में एक कंपनी का दफ्तर है और उसकी मालकिन राम नारायण सिंह की पत्नी है और यह कंपनी लोगों को किराए पर लॉकर देने का काम करती है, जिसके लिए वहां 650 से ज्यादा लॉकर बनाए गए थे, जिनमें 3 लॉकर से जांच टीम को करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। बताया गया कि जिन लॉकर से यह रकम मिली उनमें एक लॉकर किसी बड़े बिल्डर ग्रुप का है, जिस पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से कमाई कर वहां करोड़ों रुपए रखे थे, जिसके लिए उस बिल्डर पर बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई अज्ञात लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाने का भी आरोप है। यही नहीं, 3 दिन से जारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 2 और लॉकर भी आयकर विभाग की टीम खोलेगी, लेकिन उससे एक दिन पहले जिन लोगों के नाम पर वो लॉकर हैं उन्हें वारंट भेजे गए। उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह अतरौली, बदायूं और सहसवान में जनसभा करेंगे। वो सुबह 11 बजे अतरौली पहुंचेंगे, दोपहर 1 बजे बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि करीब 2:30 बजे वो सहसवान में होने वाली जनसभा में हिस्सा लेंगे। अमित शाह की इन सभी जनसभाओं में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए भी तैयारी की गई है। इन जनसभाओं के बाद अमित शाह दोपहर 3:35 पर घर घर जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जबकि इसके बाद वो बदायूं में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर, सिकंदराबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। वो वहां प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। चुनाव आयोग से रैलियों पर मिली छूट के बाद यूपी के मेरठ में प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ उमड़ पड़ी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि जनसभाओं में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। जिसके अगले ही दिन मेरठ पहुंचे ओवैसी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ओवैसी वहां सिवाल खास विधानसभा सीट के लिए पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे, जहां इतने लोग जुट गए कि खुद ओवैसी के लिए भी आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर वहां चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए। जिन्हें जगह नहीं मिली वो इमारतों की छतों और पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए। बाद में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर रैली भी निकाली। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस बातचीत के समय वो कल पेश किए गए बजट की बारीकियों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। साथ ही पीएम सभी कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियां भी समझाएंगे। खबर है कि प्रधानमंत्री के संवाद को सुनने के लिए बीजेपी दफ्तरों में कई इंतजाम भी किए गए हैं। एक दिन पहले बजट पेश होने के बाद पीएम ने खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादाबाद और सिकंदराबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बैलगाड़ी पर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस हो गई। बताया गया कि पुलिस ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ चल रहे समर्थकों की संख्या पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया, जिस पर सादाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मथुरा प्रसाद और सिकंदराबाद सीट से पार्टी उम्मीदवार छवि वार्ष्णेय दोनों भड़क गए। इस बीच उनके साथ चल रहे कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ताओं को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस से ही भिड़ गए। गाड़ी नहीं जानी रोड पे। वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही छवि वार्ष्णेय ने बैलगाड़ी पर आने के लिए बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम जनता बहुत ज्यादा, वो गरीब जनता तो बहुत परेशान है। पुलिस से थोड़ी देर तक हुई बहस के बाद दोनों प्रत्याशियों का काफिला नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां चलती बस की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया गया कि कॉलेज जाते वक्त बस में चढ़ने के समय छात्र का पैर फिसल गया और वो चलती बस की सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया,
जिसमें दिखाई दिया कि सड़क की एक ओर से आ रही बस में चढ़ने की कोशिश करता एक लड़का फिसल कर गिर गया, लेकिन बस रुकी नहीं और वो उसे रौंदती हुई आगे बढ़ गई। इसके बाद वहां आसपास मौजूद लोगों ने घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। गाड़ी में बैलेंस बना नहीं तो गेट पे ही था बेचारा, और गेट आने के बाद वो नीचे गाड़ी के आ गया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में उस पर केस दर्ज करने के बाद जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए निवेश करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बजट में निर्मला सीतारामन ने घोषणा कर दी कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सरकार क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। उसने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाने का भी ऐलान किया। I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset. कहा जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए शीतकालीन सत्र में एक बिल भी लाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, वित्त मंत्री ने बजट में इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा दिया और यह साफ कर दिया कि अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आमदनी हो रही है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा, जिसमें वो तोहफे भी शामिल होंगे जो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए दिए गए हैं। मतलब यह कि जिसे तोहफा मिला उसे सरकार को 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, जिसे एक यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉपी बना लेना या फिर धोखाधड़ी कर पाना करीब करीब नामुमकिन बताया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि सरकार या समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक, रेगुलेट नहीं करता है और इंटरनेट पर ही इसे बनाया जाता है और वहीं पर उससे निवेश और लेन देन किया जाता है। पिछले कुछ समय से भारत में क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद सरकार ने इससे होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे में ला दिया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल होगी या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शाम 6:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। नागपुर में महानगर पालिका की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षद रमेश पुणेकर पर सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी ने उनका यह वीडियो जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा अपने कुछ समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक खेत में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने पुरानी दुश्मनी में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हम दोस्त हैं, आपका फ्रेंड है, चलिए पिजिया खाइए, उसको मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई। परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे तब आगे कुछ खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज एक साथ चुनाव अभियान पर रहेंगे। दोनों नेता सुबह 11:30 बजे शामली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जबकि दोपहर 12:30 बजे वो बस से कांडला से रवाना होंगे और बड़ौत बागपत होते हुए लोनी पहुंचेंगे। शाम करीब 5 बजे लोनी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। दूसरी तरफ आज बीएसपी प्रमुख मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। मायावती आज आगरा पहुंचेंगी और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगी। इस विधानसभा चुनाव में मायावती की ये पहली चुनावी जनसभा है। यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उछल गया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और रूस एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए। अमेरिका यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना की जबरदस्त तैनाती के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद पहुंचा था, जिसके बाद वहां यूक्रेन पर ओपन मीटिंग हुई।
जहां दोनों देश एक दूसरे पर आरोपों के पहाड़ लेकर टूट पड़े। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रूस पर और रूस के राजदूत अमेरिका पर सरेआम मुंह से बम दागते नजर आए। यूएन की ओपन मीटिंग में अमेरिका ने अपने आरोप दोहराए और यूक्रेन विवाद को सुलगाने का ठीकरा रूस पर फोड़ दिया। If Russia further invades Ukraine, none of us will be able to say we didn't see it coming, and the consequences will be horrific. अमेरिका के आरोपों पर रूस भी चुप नहीं बैठा। संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत ने अमेरिका को ही आग भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दिया। Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью вашу дом. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका ने आरोप लगाया कि जितनी सेना रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी है, उतनी पूरे यूरोप ने कई दशकों में नहीं देखी। जिस पर रूस ने पलटवार किया कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस की फौज की तैनाती की पुष्टि नहीं की है। और तो और अमेरिका के पास भी कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि वो यूक्रेन पर हमला करने का प्लान बना रहा है। रूस ने साफ कहा कि वो पहले भी अपनी जमीन पर अपनी सेना तैनात करता रहा है, इसलिए अमेरिका को उसके आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वो जंग की चेतावनी दे देकर फालतू में डर का माहौल बना रहा है, तनाव बढ़ा रहा है। रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक कहा कि अमेरिका जंग की बात कहकर दुनिया को गुमराह कर रहा है और सही जानकारी सामने नहीं आने दे रहा। लेकिन अमेरिका अपने दावे पर डटा रहा और यूएन में उसकी राजदूत ने फिर दोहराया कि रूस यूएन की मीटिंग के दौरान भी यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिक और हथियार भेज रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अमेरिका और रूस वाकई भिड़ गए। ये लड़ाई हुई संयुक्त राष्ट्र में। यूक्रेन विवाद पर अब तक तो अमेरिका और रूस बयान जारी करके एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक ही बुला ली। और फिर ऐसा तमाशा हुआ कि भरी मीटिंग में अमेरिका और रूस दोनों देशों के राजदूत बुरी तरह लड़ पड़े। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो महाशक्तियां पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे को खाने को दौड़ पड़ी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने रूस को बुरी तरह घेर लिया और यूएन में अमेरिका की राजदूत ने यह कह दिया कि रूस का आक्रामक रवैया सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोपीय महाद्वीप भी बल्कि पूरी तरह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया के लिए खतरा, मतलब कि अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर जंग तो छिड़ेगी और ऐसी छिड़ेगी कि यूरोप से मीलों दूर बसे देश भी उसकी आंच से बच नहीं पाएंगे। यानी ऐसा महायुद्ध होगा जिसमें देश के देश कूद पड़ेंगे। अमेरिका का इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह आरोप भी लगाया कि रूस यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए पूरी ताकत जुटा चुका है। उसे तलाश है तो बस सही वक्त की। वो यूक्रेन पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है और इसके लिए रूस अमेरिका और यूक्रेन की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है जिससे लगे कि वो दोनों ही विलन हैं और फिर रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाए। मीटिंग में ज्यादातर देशों ने अमेरिका की हां में हां मिलाई, इसलिए रूस बुरी तरह बौखला गया। आग बबूला रूस ने भी मीटिंग में अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि वो यूक्रेन का ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब यूक्रेन को भड़का रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका के मुंह पर यह तक कह दिया कि वो वाकई चाहता है कि युद्ध हो, वो बस युद्ध का इंतजार कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका और रूस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जब सभी देशों ने अपनी बात कह दी तो फिर अमेरिका ने रूस पर हमला बोला कि रूस का आक्रामक रवैया जंग भड़काने वाला है। इस पर मीटिंग खत्म होते होते रूस ने भी जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका किस धमकी और आक्रामक रवैये की बात कर रहा है। मतलब असल जंग तो जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले ही रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच को जंग का मैदान बना दिया और तीखे बयान देकर दोनों एक दूसरे पर जबान से ही गोला बारूद बरसाते रहे। अमेरिका बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी देता रहा और इस बार वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ही पहुंच गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था है जिसमें लिया गया हर फैसला काउंसिल के सिर्फ 15 सदस्य देशों को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। यूक्रेन विवाद पर बहस करने के लिए अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस पहुंचने की टाइमिंग भी बहुत अहम है। उसने पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई और इसके लिए जनवरी की आखिरी तारीख चुनी। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी तक सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता नॉर्वे के पास थी और कैलेंडर में तारीख बदलते ही, मतलब कि फरवरी शुरू होते ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता रूस के पास जानी थी। और एक बार रूस के पास अध्यक्षता आ जाती तो फिर तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का मुद्दा उठा ही नहीं पाता। हालांकि रूस ने फिर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पास अकेले चीन का ही वोट था
और उधर अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों की पूरी टोली थी। इसलिए बहस कराने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें रूस और चीन की कोशिश औंधे मुंह गिर गई और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन विवाद पर ओपन मीटिंग शुरू हो गई। इस मसले पर यह पहली ओपन मीटिंग थी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों की बिल्कुल आमने सामने बातचीत हुई और सभी ने खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और रूस जितनी बुरी तरह भिड़े, उसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को और जोर दे दिया। लेकिन यूएन में रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से ही जोड़ दिया। मीटिंग में रूस ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेन पर नाजी हिटलर के राज से कर दी और दो टूक कहा कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में इस बयान के पीछे रूस के राजदूत ने यूक्रेन की उस घटना का हवाला दिया जो 2014 में हुई थी। 2014 में यूक्रेन में शुरू हुए आंदोलन ने वहां से रूस के समर्थन वाली सरकार को उखाड़ फेंका था। तभी से यूक्रेन और रूस का विवाद गहरा गया। यूएन में रूस के राजदूत ने 2014 के उस वाकये को 1941 में यूक्रेन पर हिटलर के कब्जे से जोड़ दिया। रूस ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन ने हिटलर का स्वागत किया था, लेकिन उसके राज में इतने जुल्म ढाए गए कि लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। ठीक वैसे ही यूक्रेन की मौजूदा सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर लोगों को राष्ट्रवाद का सपना दिखाया और यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि वो भले ही कूटनीति से यूक्रेन के मसले का हल निकालने के लिए जुटे हैं, लेकिन इसके साथ ही चाहे कुछ हो जाए वो हर तरह के हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तो पहले ही रूस को खुली चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो फिर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से। यह शब्द बहुत अहम है और इसलिए कई विश्लेषक इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं होगी, युद्ध होगा अमेरिका और रूस के बीच, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका इस लड़ाई में कूद जाएगा और यूरोप के देश भी इस विवाद से जुड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आग लगने से कई एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गन्ने के खेत में आग लग जाने से करीब 50 एकड़ में लगी फसल जलकर राख हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद किसानों ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू किया। गायक जुबिन नौटियाल उत्तराखंड की चक्राता विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। चक्राता से जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल बीजेपी उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के समय जुबिन नौटियाल ने लोगों को गाना भी सुनाया। जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। मुंबई के पास थाने में क्राइम ब्रांच की टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस विस्फोटक के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि इन आरोपियों के पास 1000 जिलेटिन की छड़ें और 1000 डेटोनेटर बरामद किए गए। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बजट की बारीकियों के बारे में भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिया। लखनऊ कैंट से ही रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी। नवी मुंबई में एक होटल में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि वो कुछ ही देर में पूरे होटल में फैल गई। होटल की इमारत से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बहरीन के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की, साथ ही उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया। पीएम ने कोरोना महामारी के वक्त भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए भी उनका धन्यवाद दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दोपहर 1 बजे उत्तराखंड के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। इस कार्यक्रम को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कारोबारी से 21 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से गाड़ी और कई कागजात भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के औरैया के बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह का पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया गया, जिसके वायरल होते ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बीजेपी नेता दीपू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
ये लोग घंटों सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और फिर उन्होंने औरैया कोतवाली के घेराव की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर की गई दीपू सिंह की विवादास्पद टिप्पणी को ब्राह्मण समुदाय का अपमान बताया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कतई अक्षम्य है। इन लोगों के उग्र तेवरों को देखते हुए फौरन वहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया, जिसने किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। जिस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह विवाद बढ़ा, वो औरैया कोतवाली का ही बताया जा रहा है, जिसमें गुस्से से आग बबूला बीजेपी नेता दीपू सिंह फोन पर किसी से बात करते नजर आए और इसी दौरान उन्होंने बगल में बैठे पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। बहुत बड़ा बवाल होगा। इस वीडियो में कुछ दूसरे पुलिस वाले भी दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें ही किसी ने अपने मोबाइल से इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी नेता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत इसमें 2 व्यक्ति दीपू सिंह एवं उनके पुत्र करमवीर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस मामले में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्राजील के साओ पाउलो में एक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया। जिस जगह एक्सप्रेसवे धंसा वहां मेट्रो के लिए एक नई लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन मेट्रो के लिए किए जा रहे काम में तब रुकावट पैदा हो गई जब उसके ठीक बगल में बने एक एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा धंस गया। वहां से आई तस्वीरों में दिखाई दिया कि एक्सप्रेसवे धंसने से बने गड्ढे में मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद वहां मेट्रो के काम के लिए रखी गई प्लास्टिक की एक टंकी उसी गड्ढे में समा गई और साथ ही एक्सप्रेसवे का एक और बड़ा टुकड़ा भी टूटकर नीचे बह रहे पानी में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई। केरल के कोट्टायम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सांप पकड़ने के लिए मशहूर वावा सुरेश को कोबरा ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि एक रिहायशी इलाके में घुसे कोबरा को पकड़ने के लिए सांप पकड़ने वाले वावा सुरेश को वहां बुलाया गया, जिसे कोबरा ने डस लिया। ऐसा होते ही वहां इकट्ठा हुए लोग घबरा गए। ऐसा तब हुआ जब वो उसे जूट के एक बैग में भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोबरा ने उससे पहले उसके दाहिने पैर में डस लिया, जिससे उसके शरीर में जहर तेजी से फैलता चला गया। जिसके बाद उसे फौरन कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार की खबर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बिना दर्शकों के मैच होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज के दौरान दर्शक स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। दोनों देशों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार से इस वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग की अदालत ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी शुक्रवार को गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो विधानसभा के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गईं, जबकि गेंदबाजों में झूलन गोस्वामी दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने नई लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस बार यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह बीजेपी ने पूर्व ईडी अधिकारी राज राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया है। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन को टिकट मिला है। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ कैंट सीट से बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट दे दिया। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर एक युवक ने स्याही फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो लोग उसे घसीटते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर ले आए और वहां भी आरोपी को जमकर पीटा। हालांकि इसी बीच वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से सफल हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कुछ लोग गाली गलौज करते हुए सुनाई दिए। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और फिर से वो लोग उसे पीटने के लिए उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस वाले आरोपी को अपनी सुरक्षा में लेकर वहां से जाने लगे, मगर उसके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज लगातार जारी रही,
जबकि कुछ तो ये कहते हुए सुनाई दिए कि स्याही फेंकने की कोशिश करने वाला युवक बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा है। इस मारपीट और हंगामे की वजह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि माहौल न बिगड़ने पाए। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पार्टी दफ्तर में होने वाली युवा संसद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद उस युवक ने कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ऐसा होते ही कुछ लोग कन्हैया कुमार को वहां से निकालकर पार्टी दफ्तर के अंदर ले गए, जबकि बाकी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मीडिया के सवाल पूछने पर आरोपी ने एबीवीपी से जुड़े होने की बात को खारिज कर दिया। इस घटना पर जब कन्हैया कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं। केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे भी लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने का ऐलान किया। साथ ही वो विरोधियों पर हमला बोलने से भी नहीं चूके। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार युवा संसद के अलावा लखनऊ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने भी पहुंचे, जिनमें लखनऊ सेंट्रल सीट से पार्टी उम्मीदवार सदफ जाफर भी शामिल हैं, जिनके नामांकन में भी उनको हिस्सा लेना था। सदफ जाफर 2019 में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी और इसी मामले में लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। इस बार खेलों के लिए बजट बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने इस बार खेलों के लिए बजट 306 करोड़ रुपए बढ़ाकर करीब 3063 करोड़ रुपए कर दिया। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। वहां सिंध प्रांत में एक हिंदू व्यापारी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि हिंदू व्यापारी की हत्या उस वक्त की गई जब वो एक रुई की फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह से लौट रहे थे। बताया गया कि हथियारों से लैस कुछ बदमाश उनके पास पहुंचे, उन्हें गोली मार दी। इस हमले में उनका एक रिश्तेदार भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले पिछले महीने भी कुछ बदमाशों ने सुनील कुमार नाम के एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर दी थी। तो इस बार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू व्यापारी की हत्या की गई। पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। शबाना आजमी को कोरोना हो गया। शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में पार्टी के प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों के बहाने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए। जापान में मई में होने वाली स्विमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप को टाल दिया गया। अब यह प्रतियोगिता अगले साल जुलाई में होगी। वहां कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी कार में मास्क न लगाने पर जुर्माने वाले नियम को बेतुका बताया। साथ ही कोर्ट ने राजधानी में कोरोना केस कम होने पर इस नियम पर विचार करने की सलाह दी। यही नहीं, इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने भी माना कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अब इस नियम में बदलाव करना चाहिए। इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज की बेंच ने इस नियम के खिलाफ दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली में उप थल सेना प्रमुख का पद संभाल लिया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने नामांकन के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने चमकौर साहिब विधानसभा सीट से अपना ये नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान ईडी के छापों पर बोलते हुए वो भावुक हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने भदौड़ सीट से भी अपना पर्चा भरा था। 15 साल थोड़े विचरी है, इसके भी दिन खाते दूर नहीं गया। आज थोड़ा रहे मैं कोई सामने बनूं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा। और जिस वीडियो पर यह सियासी घमासान खड़ा हुआ वो बीजेपी के एक पार्षद का बताया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा एक बुजुर्ग का स्वेटर पकड़े हुए दिखाई दिए। वीडियो में बीजेपी पार्षद और बुजुर्ग आपस में बहस करते हुए नजर आए। ऐसी पार्टी में आने नहीं है, आप लोग इधर समझाएंगे। कानपुर के इस वीडियो को किसी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा तो राहुल गांधी ने भी उसे ट्विटर पर शेयर किया और हिंदुत्ववादियों की राजनीति को गुंडागर्दी से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन हिंदुत्ववादियों को घेरने की अपनी इस कोशिश में राहुल गांधी खुद घिर गए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में देख रहे दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं और आपस में मजाक कर रहे हैं।
यही नहीं, राहुल गांधी की वायरल वीडियो शेयर करने के बाद उसमें दिख रहे दोनों लोग भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने दावा किया कि वीडियो के बारे में जो बातें कही गई उनमें सच्चाई नहीं है। और बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा ने तो ये तक दावा कर दिया कि जिस बुजुर्ग को धमकाने की बात कही जा रही है उनसे पारिवारिक रिश्ता है। जो इस तरह की हरकतें करके समाज में भ्रम का माहौल बनाते हैं, निश्चित रूप से उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। सिर्फ राघवेंद्र मिश्रा ही नहीं, कानपुर पुलिस ने भी दावा किया कि मामले की जांच के बाद डराने या धमकाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है इस सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। बताया गया कि वीडियो में दिखाई दिए बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, जिनसे बीजेपी पार्षद मजाक में अपनी पार्टी में आने के लिए कह रहे थे। एक फोन कॉल के चक्कर में पाकिस्तानी टिकटॉक